ट्वेल्थ अर्थशास्त्र में आज अध्याय 5 पूर्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्ति मतलब सप्लाई होता है बेटा। पूर्ति मीन्स क्या? सप्लाई समझते हो? सप्लाई करना है दूसरे वो सप्लाई होती है। आज सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रत्युत्तर में पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने में दो घटक मुख्य माने जाते हैं बेटा। किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है उसका निर्धारण जो होता है ना, वो दो वस्तु होती है वो उसके लिए महत्वपूर्ण घटक है। और उन्हीं दो घटकों से जो वस्तु होती है उस वस्तु की जो कीमत होती है उसका निर्धारण होता है। पहला होता है वस्तु की मांग। वस्तु की मांग अधिक होगी तो कीमत में भी वृद्धि हो सकती है। वस्तु की मांग अगर कम होगी तो उसकी कीमत में भी कमी हो सकती है। और दूसरा है वस्तु की पूर्ति। किस प्रकार से वस्तु की पूर्ति हो रही है वो भी कीमत को क्या करता है? प्रभावित करता है। वस्तु की मांग उपभोक्ताओं के माध्यम से तथा वस्तु की पूर्ति उत्पादकों तथा विक्रेताओं के माध्यम से होती है। वस्तु की मांग उपभोक्ताओं के माध्यम से। वस्तु की मांग किसके माध्यम से होती है? उपभोक्ता के माध्यम से। किसके माध्यम से? जो उपभोक्ता होते हैं उसके माध्यम से वस्तु की मांग होती है। और वस्तु की पूर्ति जो उत्पादक जो वस्तु को बनाने वाला उत्पादक तथा विक्रेताओं के माध्यम से होती है। जो विक्रेता होता है, एक क्रेता होता है और एक विक्रेता होता है। तो जो बेचने वाला होता है वो और जो उत्पादन करने वाला होता है वो वस्तु की क्या करते हैं बेटा? पूर्ति करते हैं। किसी वस्तु की कीमत मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र के कटाव द्वारा निर्धारित होती है। मांग वक्र का ढाल सामान्य नीचे की ओर होता है। यदि अन्य बातें समान रहे तो कम कीमत पर वस्तु की मांग ऊंची होगी तथा अधिक कीमत पर वस्तु की मांग नीची होगी। इसके विपरीत वस्तु की पूर्ति वक्र का ढाल ऊंचा जाता है, अर्थात ऊंची कीमत पर विक्रेता वस्तु की अधिक मात्रा बेचना चाहेगा और नीची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा को बेचना चाहेगा। जब मूल्य कम हो जाता है तो हम वस्तु अधिक बेचना पसंद करते हैं क्या? नहीं। जब भी मूल्य में वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे? अधिक मात्रा में वस्तु को बेचने का प्रयास करेंगे। जो क्रेता होता है, जो बेचने वाला होता है, वो बेटा अगर मूल्य में वृद्धि है तो अधिक वस्तु बेचने की कोशिश करेगा। और जो खरीदने वाला होता है वो उस स्थिति में, जब मूल्य में वृद्धि है तो वो उस स्थिति में वस्तु कम खरीदना पसंद करता है। और जब वस्तु का जो मूल्य है, उसकी जो कीमत है, वो कीमत जब गिरती है या कीमत में कमी आ जाती है, कम कीमत उसकी हो जाती है, तो खरीदने वाला उसको अधिक खरीदना पसंद करता है और बेचने वाला उसको कम बेचना पसंद करता है। किसी भी वस्तु को जब उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो जो विक्रेता है उसको अधिक मात्रा में बेचने का प्रयास करेगा और जो क्रेता है उसको कम मात्रा में खरीदने का प्रयास करेगा। इसके विपरीत जब वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो जो क्रेता है वो उसको अधिक मात्रा में खरीदना पसंद करेगा और जो विक्रेता है वो उसको कम मात्रा में बेचना पसंद करेगा। हो गया क्लियर? कि जब कभी भी क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु को खरीदने या बेचने का काम करते हैं तो वो मूल्य पर विशेष प्रकार से ध्यान देते हैं। मूल्य के आधार पर। किसके आधार पर? मूल्य के आधार पर। एक निश्चित समय, जब पूर्ति क्या होती है उसका अर्थ क्या होता है? एक निश्चित समय अवधि में दी हुई कीमत पर फर्म वस्तु की जिस मात्रा को बेचने के लिए इच्छुक होता है या बेचने के योग्य होता है उस मात्रा को पूर्ति की संज्ञा दी जाती है। जो वस्तु है जिसको बेचने के योग्य एक ऐसी वस्तु है जिसे एक उचित कीमत पर बेचने के लिए, एक निश्चित समय अवधि में बेचने के लिए वो तैयार हो जाता है,
तो वो जो मात्रा होती है उस मात्रा को ही पूर्ति के नाम से जाना जाता है। एक फर्म है, उस फर्म पर बेटा वस्तु बन रही है, तो एक निश्चित समय में जब वस्तुएं बनकर तैयार हो जाएगी, एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य पर वो बिकने के योग्य हो जाएगी, व्यक्ति उसे बेचने के योग्य कर लेगा, तो ही उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ति कहेंगे। पूर्ति के आवश्यक तत्वों की बात करूं तो 4 प्रकार के आवश्यक तत्व होते हैं। वांछित मात्रा, बाजार में लाई गई मात्रा, निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि। ये 4 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। वांछित मात्रा की बात करूं तो इसका आशय यह है कि उत्पादन या विक्रेता कितनी मात्रा बेचने के लिए इच्छुक है, न कि वास्तव में उसके द्वारा बेची जाने वाली मात्रा। वो कितनी बेचने के लिए इच्छा रखता है, कितनी बेचने की उसकी इच्छा है, वो वांछित मात्रा होती है, ना कि वास्तव में वो जो बेच रहा है वो। फिर है बाजार में लाई गई मात्रा। वस्तु का संपूर्ण स्टॉक पूर्ति नहीं कहलाता है। बेटा स्टॉक आपके पास अगर अधिक है तो उसको आप पूर्ति नहीं कहोगे। क्या नहीं कहोगे? पूर्ति। स्टॉक की जो मात्रा है, वांछित जो मात्रा है, उसको हम स्टॉक नहीं कहेंगे, केवल वह मात्रा पूर्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? मात्रा पूर्ति। जितनी मात्रा है स्टॉक की उसको पूर्ति नहीं कहेंगे, वो तो मात्रा पूर्ति होती है। जो बाजार में बेचने के लिए लाई गई हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ति कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? पूर्ति। निश्चित कीमत। पूर्ति सदैव निश्चित कीमत के संदर्भ में व्यक्त होती है। जो पूर्ति है वो सदैव जो निश्चित कीमत है उसके संदर्भ में ही हम उसको व्यक्त करते हैं। यदि कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो पूर्ति की मात्रा में भी परिवर्तन हो सकता है। अभी आपको मैंने बोला था कि जो कीमत होती है उस कीमत पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। पूर्ति जो होगी ना, वो जो कीमत होगी, जो मूल्य होगी, उस मूल्य पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। मूल्य में मात्रा अधिक होगी तो पूर्ति कम हो जाएगी। कुछ जो व्यवसाय होते हैं वो उसकी मात्रा भी अधिक करना प्रारंभ कर देते हैं। तो पूर्णतः मैं ये कहूँ कि जो पूर्ति है वो कीमत के आधार पर ही चलने का कार्य करती है। निश्चित समय अवधि। पूर्ति का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। पूर्ति का संबंध एक निश्चित समयावधि से होता है, अर्थात एक दिन, एक सप्ताह, एक माह या एक वर्ष हो सकता है। जो पूर्ति है बेटा उसका संबंध एक निश्चित समय अवधि से ही होता है। एक दिन, एक सप्ताह ले लो, एक दिन ले लो, एक माह ले लो या एक वर्ष, ये हो सकता है। अंतर की बात करूं तो स्टॉक और पूर्ति में क्या अंतर होता है? पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर होता है? तो वो देखो आप कि बेटा स्टॉक जो होता है एक निश्चित समय पर फर्म के पास उपलब्ध वस्तु की कुल मात्रा स्टॉक कहलाती है। क्या कह रहा है कि एक निश्चित समय पर फर्म के पास उपलब्ध वस्तु की कुल मात्रा स्टॉक कहलाती है। एक निश्चित समय में एक फर्म के पास उपलब्ध वस्तु की कुल मात्रा क्या कहलाती है? स्टॉक कहलाती है। जबकि पूर्ति क्या होती है? स्टॉक का वह भाग पूर्ति होता है जो उत्पादक बाजार में बेचने के लिए लाता है। जो स्टॉक है उसका वो भाग जो बेचने के लिए कहाँ ले जाया गया? बाजार में, उसको क्या कहेंगे? पूर्ति कहेंगे। आपने जो वस्तु बनाई है उसको कहीं एक गोडाउन में रखा है तो वो तो आपका स्टॉक है। उस गोडाउन से आप जितनी मात्रा लेकर बाजार जा रहे हो वो उसकी क्या हो गई? पूर्ति हो गई। क्लियर है? मात्रा। स्टॉक की मात्रा सदैव पूर्ति से अधिक होता है। स्टॉक कभी भी पूर्ति से कम नहीं हो सकता है। होगा क्या कि आप पूर्ति ज़्यादा करोगे स्टॉक कम रहेगा आपके पास। अधिक क्या रहता है? स्टॉक ही रहता है ना। आप पेट्रोल पंपों पर जाना,
एक दिन में अगर वो 500 लीटर बेच रहा है तो उसके पास स्टॉक क्या 200 लीटर ही होगा, ज़्यादा होगा ना। वो उसके पास स्टॉक हमेशा अधिक होगा और पूर्ति उसकी क्या होगी, हमेशा कीमत में परिवर्तन से क्या प्रभाव होता है। देखो, यदि बाजार में कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो स्टॉक की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। बाजार में वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ जाए, अधिक हो जाए या कम हो जाए, तब भी जो स्टॉक है उस स्टॉक पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। स्टॉक जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन जो पूर्ति है उस पूर्ति पर उसका क्या होता है, प्रभाव होता है। यदि बाजार में कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो पूर्ति के विक्रय में भी परिवर्तन हो जाता है। जब बाजार में जो कीमत है उस कीमत में परिवर्तन होगा तो जो पूर्ति है बेटा उसके विक्रय में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। कम कीमत है तो अधिक वस्तु बिकेगी, अधिक कीमत है तो कम वस्तु बिकेगी, होगा ये। जब भी कीमत में वृद्धि होगी, किसमें वृद्धि, कीमत में, तो जो वस्तु है, जो गुड्स है वो कम बिकेंगे। और जब उसी कीमत में गिरावट आ जाएगी, कमी हो जाएगी, मूल्य वृद्धि ना होते हुए मूल्य में कमी होगी, तो जो वस्तु है वो वस्तु अधिक बिकेगी। ये परिवर्तन होगा। समय, स्टॉक का संबंध समय विशेष से होता है, जबकि पूर्ति का संबंध विशेष समय अवधि से होता है। देखो, ये कह रहा है कि स्टॉक का संबंध समय विशेष से होता है और उसमें संबंध समय अवधि। आपको अगर 2 बजे माल चाहिए, 5 तारीख को 2 बजे माल चाहिए और आपके पास 7 तारीख को 2 बजे माल आएगा, तो आपके काम का है क्या, नहीं है। क्योंकि जो समय अवधि है उस समय अवधि में ही जो पूर्ति होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कब, कैसे और किस प्रकार से व्यक्ति को वस्तु चाहिए होती है वो समय अवधि बताने का कार्य करती है। अब है व्यक्तिगत पूर्ति। व्यक्तिगत पूर्ति, इंडिविजुअल सप्लाई जिसे कहते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति का आशय वस्तु की उस मात्रा से होता है जो एक व्यक्ति, फर्म बाजार में विशेष समय अवधि में विशेष कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करने की इच्छा तथा योग्यता होती है। व्यक्तिगत पूर्ति का आशय वस्तु की उस मात्रा से होता है, किसकी, वस्तु की उस मात्रा से होता है जो एक व्यक्तिगत फर्म बाजार में विशेष समयावधि में विशेष कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करने के योग्य या इच्छुक होती है। मतलब एक जो फर्म है वो फर्म क्या करेगा बेटा, एक विशेष समय अवधि में किसी वस्तु को बेचने के लिए क्या होगा, इच्छुक होगा, वो व्यक्तिगत पूर्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक फर्म बेचने की इच्छा प्रकट कर रहा है। कितने फर्म, कोई एक ही उस वस्तु को बेचने के लिए क्या कर रहा है, अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है, उसे व्यक्तिगत कहेंगे। मार्केट सप्लाई, मैंने आपको चित्र बनाकर बताया था, मार्केट सप्लाई का बताया था। मार्केट सप्लाई बाजार पूर्ति का आशय वस्तु की उस मात्रा से है जो सभी फर्मों या बाजार में एक विशेष समय अवधि में विशेष कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करने की योग्य तथा इच्छुक है। बाजार पूर्ति का आशय वस्तु की उस मात्रा से है जो सभी फर्म, वहाँ पर व्यक्तिगत पूर्ति में एक फर्म की बात हो रही थी और बाजार पूर्ति में सभी फर्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सभी। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, एक फर्म सभी फर्म। क्या डिफरेंस, एक फर्म सभी फर्म। जब व्यक्तिगत की बात होगी तो एक फर्म एक विशेष समय अवधि पर अपनी वस्तु को
बेचने की या बाजार में लाने की इच्छा या योग्यता प्रकट कर देता है, जबकि बाजार पूर्ति में सभी फर्म अपनी वस्तु को बेचने की इच्छा प्रकट करते हुए इसे बाजार में लाते हैं जो बेचने योग्य होती है। क्लियर हो गया? बाजार पूर्ति के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? देखो, जो बाजार पूर्ति होती है उस बाजार पूर्ति को निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं वो तत्व है 9 प्रकार के तत्व होते हैं वो, और उन 9 प्रकारों में सबसे पहला होता है वस्तु की कीमत। किसकी कीमत? वस्तु की। जो वस्तु की कीमत है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा होता है अन्य वस्तुओं की कीमतें। बेटा, जो अदर कमोडिटीज होती है, पीसेस ऑफ अदर कमोडिटीज या प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि मार्केट में एक ही वस्तु के समान अगर दूसरी वस्तु बिकने के लिए आएगी तो जो प्राइस होगा उस प्राइस में क्या हो जाएगा? डिफरेंस होगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। या मैं कहूँ कि जो मार्केट होगा उस मार्केट में भी परिवर्तन हो जाएगा, बाजार में परिवर्तन हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो दीपक होते हैं, दीपक एक जैसे बने होते, कोई उसे 5 रुपये में बेचेगा, कोई 4 में। तो जो मार्केट कॉम्पिटिशन होगा वो कॉम्पिटिशन कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। उत्पादन के साधनों की कीमतें, उत्पादन के साधन क्या है और उनकी किस प्रकार की कीमतें हैं वो भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पादन की कीमतें जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस प्रकार से किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है और किस तरीके से उसका उत्पादन हो रहा है। टेक्नोलॉजी संबंधित परिवर्तन। बेटा देखो, बाजार पूर्ति में जो टेक्नोलॉजी है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रकार से महत्व रखता है। सरकारी नीति, सरकार की नीतियाँ भी एक अलग प्रकार का महत्व रखती है। किस प्रकार की सरकारी नीतियाँ होती है तो जो बाजार मूल्य में सरकारी नीतियाँ जो होती है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फर्म के उद्देश्य, फर्म के क्या उद्देश्य हैं, कैसे उद्देश्य हैं, फर्म क्या सोचकर किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, मार्केट में क्या सोचकर वो वस्तु के उत्पादन को बेचने की इच्छा प्रकट कर रहा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य होता है। उद्योग में फर्मों की संख्या। देखो बेटा, उद्योग जो है उसमें फर्म कितने हैं? एक ही प्रकार के फर्म कितने हैं? एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करने वाले फर्म कितने हैं? उन फर्मों की संख्या कितनी है? फर्म जो है वो किस प्रकार से वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। जितने अधिक फर्म की संख्या होगी, जो मूल्य है उस मूल्य में भी वैसे ही क्या होगा? परिवर्तन होगा। या मैं कहूँ कि जो बाजार है उस बाजार पर भी उसी प्रकार का परिवर्तन होगा। भविष्य में कीमत के बढ़ने या घटने की आशा। वस्तु चाहे कैसी भी हो, जो उसका मूल्य है वो निर्धारित नहीं होता है। मूल्य कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि जो मूल्य है वो हमेशा एक जैसा रहता है। क्या कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि किसी भी वस्तु का मूल्य एक समान होता है। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। कभी मूल्य में वृद्धि होती है तो कभी मूल्य में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अधोसंरचनात्मक विकास। जब बेटा अधोसंरचनात्मक विकास अगर होगा तो आप बड़ी आसानी से जो वस्तु की पूर्ति है उसको बनाए रखोगे। अधोसंरचना में जैसे परिवहन और संचार के साधन। अगर बेटा आपके पास संचार के साधन उपलब्ध है, इसके साधन, संचार के साधन आपके पास उपलब्ध है, तो आप बड़ी आसानी से किसी भी जो फर्म है उस फर्म में जो उत्पादन है वस्तु का, वो उत्पादन बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जब आपके पास
अधोसंरचना के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। जब आपके पास अधोसंरचना के साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो हम बड़ी आसानी से उत्पादन नहीं कर सकते हैं। हो गया क्लियर?